वेलकम ऑन रिसर्वाइज एकेडमी। तो आज हमें इकोनॉमी का एक कंसेप्ट है भुगतान संतुलन या बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के बाद जो भुगतान संतुलन का एक कंसेप्ट है वो आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा और आने वाले किसी भी एग्जाम में अगर आप इससे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं तो उसे बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम भुगतान संतुलन को उसकी जो एक सामान्य डेफिनेशन है उससे समझने की कोशिश करते हैं। तो किसी देश का अन्य सभी देशों के साथ एक वित्तीय वर्ष में होने वाले समस्त आर्थिक लेन देन का व्यवस्थित लेखा जोखा भुगतान संतुलन कहलाता है। तो यहाँ आपने ध्यान दिया होगा, किसी देश का अन्य सभी देशों के साथ जो समस्त आर्थिक लेन देन है, केवल वस्तुओं का या सेवाओं का आयात निर्यात नहीं, जो समस्त आर्थिक लेन देन है जिसमें आपका ब्याज, आय, अनुदान, प्रेषण, उपहार, ऋण, एफडीआई, एफपीआई, जो सभी आपके आर्थिक लेन देन है उसका जो व्यवस्थित लेखा जोखा है वो भुगतान संतुलन कहलाता है। ठीक है, तो इतना तो क्लियर हो गया होगा आपको। भुगतान संतुलन समस्त आर्थिक लेन देन का व्यवस्थित लेखा जोखा होता है। एक होता है व्यापार संतुलन। तो व्यापार संतुलन केवल वस्तुओं का आयात निर्यात से संबंधित होता है। ठीक है, कि व्यापार संतुलन घाटे में जा रहा है, यानी कि हमारा आयात ज्यादा हो रहा है और निर्यात कम हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं व्यापार संतुलन घाटे में जा रहा है। लेकिन भुगतान संतुलन सिर्फ वस्तुओं के आयात निर्यात से संबंधित नहीं है, बल्कि ये समस्त आर्थिक लेन देन से संबंधित है। ठीक है, तो पहले हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि भुगतान संतुलन क्या है। ये किसी देश का अन्य सभी देशों के साथ समस्त आर्थिक लेन देन का एक लेखा जोखा है। ठीक है, अब भुगतान संतुलन की बात करें तो इसमें दो तरह के अकाउंट होते हैं, चालू खाता और पूंजी खाता, यानी करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और इन दोनों खातों में भी कई यूनिट आती हैं जिन्हें हम अब समझने की कोशिश करेंगे और यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम भुगतान संतुलन के करंट अकाउंट यानी चालू खाता की बात करें तो इसमें दो यूनिट होती हैं, एक विजिबल यूनिट और एक इनविजिबल यूनिट, यानी दृश्य मद और अदृश्य मद। ठीक है, तो चालू खाता की जो दृश्य मद है, विजिबल यूनिट है, उसमें आता है वस्तु का आयात निर्यात। ठीक है, वस्तु का आयात निर्यात किस में आता है? चालू खाता की दृश्य मदों में। ठीक है, और चालू खाता की अदृश्य मदों में क्या आता है? पहला आता है सेवाओं का आयात निर्यात, दूसरा ब्याज, लाभांश और आय। ठीक है, यानी हमारे देश द्वारा हमारे देश के कंपनियों द्वारा या सरकार द्वारा किसी देश को दिया गया ऋण, उससे जो हमें ब्याज प्राप्त हो रहा है, या वहाँ जो हमने बाहर अपनी कंपनी फैक्ट्री जो भी लगाई है उससे जो लाभांश प्राप्त हो रहा है, आय प्राप्त हो रही है, वो चालू खाता के इनविजिबल मद में आती है। वही सेम अगर किसी देश ने हमें ऋण दे रखा है और हम जो ब्याज दे रहे हैं, लाभांश, यहाँ से जो लाभांश जा रहा है उनके द्वारा यहाँ लगाए गए एसेट्स पे जो आय जा रही है वो, तो इस तरीके से ठीक है, ये सब आती हैं अदृश्य मद में। और फिर इसका तीसरा है अदृश्य मद में ही अनुदान, यानी आपका जो ग्रांट मिलते हैं बाहर देशों से हमें सरकारों को। ठीक है, और प्रेषण, यानी जो बाहर विदेशों में जो भारतीय नागरिक रहते हैं और वो जो हमें पैसा भेजते हैं अपने घर परिवार को, उसे प्रेषण कहते हैं, रेमिटेंस, और जिसमें भारत हमेशा से ही मतलब कई सालों से नंबर 1 पे ही आ रहा है। और उपहार, ठीक है, बाहर रहने वाले हमारे यार, रिश्तेदार और जो भी है वो हमें जो उपहार भेजते हैं, तो ये सब आते हैं आपके अदृश्य मदों में, चालू खाता के अदृश्य मद में। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि चालू खाता में क्या क्या आते हैं। वस्तुओं का आयात निर्यात दृश्य मदों में यानी विजिबल यूनिट में, और सेवाओं का आयात निर्यात, ब्याज, लाभांश और आय, अनुदान, प्रेषण और उपहार, ये सब आते हैं अदृश्य मद में यानी इनविजिबल यूनिट में। और ये आपको याद होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बनते हैं कि जैसे आपका ब्याज, लाभांश और आय ये चालू खाता में आते हैं या पूंजी खाता में, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए चालू खाते में आते हैं। और अगर ये पूछें चालू खाते में कौन सी यूनिट में आते हैं, मद में आते हैं, दृश्य मद में आते हैं, अदृश्य मद में, तो आपको पता होना चाहिए अदृश्य मद में आते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरीके से याद करने हैं। तो अब हम बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की। भुगतान संतुलन का जो दूसरा अकाउंट है कैपिटल अकाउंट यानी पूंजी खाता, उसकी इसमें 3 तरह के लेखे जोखे आते हैं। पहला विदेशी निवेश यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी ऋण और विदेशी परिसंपत्ति, फॉरेन एसेट्स। ठीक है, विदेशी निवेश की बात करें तो इसमें आती है एफडीआई और एफपीआई। एफडीआई यानी कोई विदेशी कंपनी अगर भारत की किसी कंपनी के 10% से ज्यादा शेयरों में अपनी हिस्सेदारी खरीदती है तो उसे हम एफडीआई कहते हैं। ठीक है, एफपीआई यानी बाहर की कोई कंपनी भारत की किसी कंपनी में 10% से कम हिस्सेदारी खरीदती है, शेयर खरीदती है, तो उसे हम कहते हैं
FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। या समझ गए ना, FDI यानी जब बाहर की कोई कंपनी भारत की किसी कंपनी के 10% से ज़्यादा हिस्सेदारी खरीद लेती है तो उसे FDI कहते हैं, ठीक है, यानी 10% से ज़्यादा में निवेश करती है हिस्सेदारी में। और FPI जो बाहर की कोई कंपनी भारत की किसी कंपनी में 10% से कम की हिस्सेदारी में निवेश करती है तो उसे हम कहते हैं FPI। FPI अल्पकालिक होता है, कुछ समय के लिए होता है, जबकि FDI एक लंबी प्रक्रिया होती है, दीर्घकाल के लिए होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं विदेशी ऋण की। तो विदेशी ऋण दो तरह के होते हैं, एक तो होता है सरकारी ऋण और एक होता है ECB यानी एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, ठीक है। तो सरकारी यानी कि जो बाहर की सरकारों द्वारा दिया गया हमें ऋण होता है ना, गवर्नमेंटों को गवर्नमेंट द्वारा जो ऋण दिया जाता है किसी भी अच्छे काम के लिए या मदद के लिए, तो उसे कहते हैं हम सरकारी ऋण। और दूसरा होता है ECB, बाहर की कंपनियों द्वारा यहाँ भारत में लगाए गए पैसे या इन्हें दिए गए पैसे या जो भी है उन्हें हम कहते हैं ECB एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, वो जो विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में पैसे दिए जाते हैं, ठीक है। फिर आता है विदेशी परिसंपत्ति यानी फॉरेन एसेट्स। तो हमारी बाहर किसी देश में लगाई गई कंपनी, फैक्ट्री या किसी भी तरीके की जो एसेट्स है और विदेशों की दूसरे देशों की भारत में लगाई गई किसी भी तरह की फैक्ट्री, कंपनी या एसेट्स जो भी हैं, तो ये सब आती हैं विदेशी परिसंपत्ति के अंतर्गत। तो ये कैपिटल अकाउंट के भी तीनों पॉइंट अब क्लियर हो गए हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे भुगतान संतुलन के दोनों अकाउंटों के बारे में। दोनों अकाउंट यानी चालू खाता और पूंजी खाता, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में दृश्य और अदृश्य मदे और पूंजी खाता में विदेशी निवेश, विदेशी ऋण और विदेशी परिसंपत्ति। तो अगर इससे किसी भी तरीके का क्वेश्चन बनता है, चाहे वो स्टेटमेंट में हो चाहे वो ऑप्शन में हो, आई होप आप उसे बड़ी आसानी से कर पाएंगे। लाइक एग्जांपल आपसे अगर पूछा जाता है कि विदेशी निवेश इनमें से किस में आता है, भुगतान संतुलन के कौन से भाग में आता है, चालू खाता, पूंजी खाता, दृश्य मद, अदृश्य मद, तो आपको पता है ये पूंजी खाता में आता है। लेकिन अगर आपको ये भी लग सकता है कि ये अदृश्य मद में आता है, तो मैं अदृश्य मदों में या इनविजिबल यूनिट में आपको पहले ही बता चुका हूं कि क्या आता है, ठीक है। तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही होती है, अगर आप विदेशी निवेश, विदेशी ऋण या विदेशी परिसंपत्ति देखते हो तो आपको पहला तो शक जो मतलब लगेगा वो यही लगेगा कि ये इनविजिबल यूनिट या अदृश्य मदों में आता है। लेकिन ये ध्यान रखना ये पूंजी खाता या कैपिटल अकाउंट में आता है, ठीक है। और आपको ये भी याद रखने हैं कि चालू खाता का जो अदृश्य मदे हैं उनमें क्या क्या आते हैं। तो ये वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, और अगर हो गया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।